Hello and welcome all of you. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 18th of January. So there are three news which we are going to discuss on today's newspaper. So the first news is, this is about Pakistan. So what the title of the news says, Pakistan PM moods serious sincere talks with Modi. So यहाँ पे अभी क्या हुआ है कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उन्होंने यूएई के एक टीवी न्यूज़ चैनल अल अरेबिया टीवी को यहाँ पे एक अपना साक्षात्कार किया है, अपनी बात रखी, उनसे इंटरव्यू हुआ। अब यहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिलेशन चाहिए और हम उनसे बातचीत के जरिए हम एक साथ में, मतलब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंडिया की जो है श्री नरेंद्र मोदी जी और शहबाज शरीफ साथ में बैठे और जितने भी इश्यूज़ हैं दोनों देशों के बीच में उनको रिजॉल्व किया जाए। उन्होंने यहाँ पर ये भी बात बोली कि जब हमने इंडिया के साथ यहाँ पे वॉर हुई हमारी, तो हमने कहीं ना कहीं मुँह की खाई, क्योंकि होता हमेशा यही है कि शुरुआत पाकिस्तान करता है और उसका अंत यहाँ पे भारत करता है। सो यहाँ पे क्या बोला है कि पाकिस्तान पीएम मूड्स सीरियस सिंसियर टॉक्स विद मोदी, कि हमें यहाँ पे कोई मीडिएटर जैसे आए, जैसे जिस तरीके से अभी यूएई में यहाँ पे ये हुआ, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि यूएई एक अच्छा मीडिएशन का यहाँ पे रोल प्ले कर सकता है और यूएई अगर साथ में आता है तो जो दोनों देशों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन है, जो इश्यूज़ है, उसको रिजॉल्व किया जाए। बट यहाँ पे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा किसका रिआइटरेट किया? कश्मीर का। कश्मीर पाकिस्तान को भी पता है, इंडिया को तो पता ही है कि हमारा ही पार्ट है, उसमें ऐसा कोई मतलब सेकंड थॉट है ही नहीं कि इस पर कोई बातचीत हो। और उन्होंने यहाँ पर आर्टिकल 370-35 का एब्रोगेशन, उसका भी मुद्दा उठा दिया। बाद में उनके पीएमओ ऑफिस से ट्वीट्स आते हैं कि बातचीत तभी हो पाएगी जब आर्टिकल 370 और 35 का को या स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर को पहले दिया गया था उसको वापस ले लिया जाए। तो इंडिया की भी सिचुएशन देखते हैं हम, तो इंडिया डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, हर फ्रंट पे यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इंडिया इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, राइट। और अभी हमने कुछ रिपोर्ट्स भी देखी जहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम 2035 तक यहाँ पे बन जाएंगे। $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी यहाँ पर कुछ जो CBR के सर्वेज है वो सब यहाँ पे बात करें, तो हमारे लिए यहाँ पर नीड नहीं है कि हम पाकिस्तान से बात करें। बट यहाँ पे पाकिस्तान की आवश्यकता यहाँ पर क्यों हो रही? क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए वीट, राइट, फ्लोर मतलब आटा चाहिए उनको, फ्यूल का इशू यहाँ पे वो फेस कर रहे हैं। तो और वहाँ पे उनके देश में इस तरीके के इश्यूज़ है कि तहरीक तालिबान जो अफगानिस्तान में है, जो पाकिस्तान से इसकी शुरुआत हुई थी, तो वो अब इतना वहाँ पर डेडली हो चुका है कि पाकिस्तान में बहुत सारे बॉम्ब अटैक्स भी यहाँ पे वो कर रहा है और काफ़ी सारे लोगों को मार भी रहा है। स्पेशली जो आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डरिंग जो स्टेट्स आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, स्पेशली वहाँ पे ये सब इशूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो अभी पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी हो रखी है कि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है। उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके जो आर्मी का जो चीफ है, वो अलग अलग जाके पैसा यहाँ पर अलग अलग देशों से मांग रहे हैं। और चाइना के पास भी वो गए, बट चाइना ने यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी तक सपोर्ट नहीं किया। रीज़न भी क्योंकि चाइना की खुद की स्थिति खराब है। आप सपोर्ट दूसरे को तभी कर पाओगे जब आपकी खुद की स्थिति अच्छी हो। चाइना में सिचुएशन जो है, चाइना का जो GDP ग्रोथ रेट है वो बहुत लो पे है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए दे वेंट टू IMF के पास जा रहे हैं, US के पास जा रहे हैं, बहुत सारे देशों के पास जा रहे हैं ताकि कुछ पैसा मिल जाए। सऊदी, UAE, इन सब देशों के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया की किसी भी तरीके की नीड नहीं है, बट पाकिस्तान चाहता है कि हम बातचीत करें और बातचीत तभी हो पाएगी जब आर्टिकल 370 में यहाँ पे जो इशूज़ है उनको सॉल्व किया जाए। और इन्होंने एक चीज़ और बोली कि लेट्स बी वेरी ब्लंट। देखिए यहां पे क्या बोला कि इंडिया इज आवर नेबर, लेट्स बी वेरी ब्लंट, इवन इफ वी आर नॉट नेबर्स बाय चॉइस वी आर देयर फॉरएवर। मतलब अगर हमारे बीच में जो इश्यूज है, राइट, तो वो तो है ही है, अगर उनको सॉल्व नहीं किया जाएगा फिर भी हम नेबर्स तो रहेंगे, क्योंकि ये तो वास्तविक फैक्ट है, इसको तो हम भी डिनाई नहीं कर सकते। ऐसा उनका मानना है। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन यहाँ पे क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू शहबाज शरीफ, कि दोनों देशों के बीच में जो इश्यूज़ है उनको रिजॉल्व करो और साथ में दोनों देशों के लीडर्स अगर बैठ के बातचीत करेंगे, उसमें यूएई मीडिएशन करता है तो डेफिनेटली कुछ यहाँ पे हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। इकोनॉमिक क्राइसिस जो है पाकिस्तान की, दैट वी आर ऑलरेडी अवेयर, डेली बेसिस पे न्यूज़ चैनल्स पे, अलग अलग टीवी डिबेट्स पे हम देख रहे हैं कि वहाँ की क्या स्थिति हो रही है, कितना इन्फ्लेशन वहाँ पर आ चुका है। और वहाँ की इकोनॉमी, काफ़ी सारे न्यूज़ सोर्सेज ये भी बोलते हैं कि देयर हैव ऑलरेडी बीन डेट रिटर्न, मतलब ऑलरेडी यहाँ पर दिवाला हो चुका है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ आ जाते हैं। सो दिस इज अबाउट टेररिज्म। पाकिस्तान के एक टेररिस्ट है, उनको यहाँ पर क्या किया। सो क्या हुआ, UNSC दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमेटी ब्लैकलिस्ट लश्कर मक्की आफ्टर बीजिंग लिफ्ट्स इट्स होल्ड। सो हुआ क्या था
लास्ट ईयर हमने देखा था 1 जून 2022 को जो यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स एंड देयर आर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जिनका सीट बाय सीट रोटेशन होता रहता है ईयर ऑन ईयर, राइट। सो लास्ट ईयर इंडिया और यूएस ने ये रेजोल्यूशन यहाँ पे लेके आए थे, इसकी बातचीत करी थी कि अब्दुल रहमान मक्की जो लश्कर ए तैयबा का डेप्यूटी है उसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर ग्लोबल टेररिस्ट करार देना चाहिए। उसी के साथ साथ देयर आर 4 अदर टेररिस्ट एज वेल, उसकी पूरी लिस्ट थी यहाँ पे। बट हुआ क्या, बाकी सारे देशों ने, मतलब 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, 4 परमानेंट मेंबर्स एज वेल एक्सेप्ट चाइना, उन्होंने क्या किया, चाइना ने इसको यहाँ पर होल्ड कर दिया। और इट मस्ट बी नोटेड कि अगर कोई परमानेंट मेंबर है और वो अपना वीटो पावर यूज करता है तो वो रेजोल्यूशन को होल्ड पे डाल दिया जाता है, उसको नल और वॉइड यहाँ पे ठहरा दिया जाता है। तो वही पावर का यूज यहाँ पे चाइना ने करके इसको होल्ड पे डाल दिया था। बट अब यहाँ पे चाइना ने क्या किया है कि अब्दुल रहमान मक्की को जो होल्ड था उसको हटा दिया है और अब इसको अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट का दर्जा यहाँ पे मिल चुका है। सो इंडिया ने, यूएस ने कलेक्टिवली ऑलरेडी पहले इसको, जो टेररिस्ट है अब्दुल रहमान मक्की, इसको टेररिस्ट घोषित कर दिया था। बट ग्लोबल टेररिस्ट अगर अंडर यूएनएससी जो रेजोल्यूशन आता है 1267 जो है, यूएनएससी रेजोल्यूशन कमेटी जो है 1267 जो टेररिज्म से रिलेटेड ही है, अगर उसमें आदमी लिस्ट हो जाता है तो उसके ट्रैवलिंग के, उसके जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर बैन, तो बहुत सारे यहाँ पर उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर लग जाते हैं। तो यहाँ पे यही हुआ है और ये हमारी इंडिया की, हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी की जीत है कि चाइना, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। रीजन मीन कि हमेशा जब कोई ग्लोबल टेररिस्ट के ऊपर अगर कोई सैंक्शंस लगाते हैं, स्पेशली पाकिस्तान से जो टेररिस्ट या बाकी दूसरे कुछ देशों से जो टेररिस्ट होते हैं, तो उनके ऊपर क्या किया जाता है, दूसरे देशों के द्वारा, मतलब नॉट ओनली इंडिया बट अगर कोई फॉरेन, क्योंकि ये जो बंदा है अब्दुल रहमान मक्की, इसका कहीं ना कहीं जो हाफिज सईद है उसका ब्रदर इन लॉ, और जो 2008 में मुंबई अटैक्स हो, तो इन सब में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, इन सब लोगों का। तो यहाँ पे हमारे लिए ये सबसे अच्छी बात है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो लोग इंडिया पे डायरेक्टली यहाँ पर जो अटैक में इन्वॉल्व है उसके ऊपर यहाँ पर एक्शन हुआ। अदरवाइज पहले हम देखते थे कि जो फॉरेन टेररिस्ट है या जिसने किसी दूसरे देशों में यहाँ पर अटैक किया उसको यहाँ पे इस कैटेगरी में डाला जाता था। तो चाइना का ये होल्ड हटाना और इंडिया का जो रेजोल्यूशन, इंडिया और यूएस का कलेक्टिवली रेजोल्यूशन लेके आना, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इंडिया किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो ग्लोबल टेररिस्ट है उनको कहीं ना कहीं उन लोगों को उनकी जो सही दशा होनी चाहिए उनकी तरफ पहुँचाया जा रहा है। सेकेंड थिंग, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है श्री अरिंदम बागची, उन्होंने भी इस चीज़ को बोला है कि हम इस चीज़ को मतलब बहुत मुखरता से यहाँ पे बात करते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं कि जिस तरीके से चाइना ने जो अपना होल्ड है उसको वापस से ले लिया अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर टेररिस्ट। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट अब्दुल रहमान मक्की क्या है और उसके बारे में। हालांकि देयर आर 4 अदर टेररिस्ट एज वेल जिसको भी यहाँ पर को स्पॉन्सर किया था उस समय 2022 में 1 जून को। बट उन टेररिस्ट के ऊपर अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। बट ये जो टेररिस्ट अब्दुल रहमान मक्की, इसको यहाँ पे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, या इसके जो जितने भी फंडिंग्स होगी उनके ऊपर रोक लगा दी जाएगी। ठीक है, थर्ड न्यूज, दिस इज अबाउट श्रीलंका। सो व्हाट द न्यूज सेज, बैकिंग श्रीलंका, India sends financing assurances to IMF, that is International Monetary Fund. सो यहाँ पे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है श्री एस जयशंकर जी 19 और 20 जनवरी को श्रीलंका जाने हैं। और जब से यहाँ पे नई सरकार बनी है, जो अभी नई सरकार वहाँ पे रूल में है श्रीलंका में, क्योंकि पहले राजापक्सा फैमिली होती थी, अब दिनेश गुणावर्धन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, देन प्रेसिडेंट जो है रानिल विक्रमसिंघे। तो यहाँ पे नई सरकार के अंदर पहले यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की यहाँ पे विजिट है। उस विजिट के पहले, क्योंकि चाइना भी यहाँ पे श्रीलंका के साथ बहुत क्लोज यहाँ पर अलाई है और यहाँ पे जो रिलेशंस है, जो डेट्स है, जो कर्जा और दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है हर संभव मदद। बट हालांकि जैसे मैंने आपको बताया, चाइना की भी अभी स्थिति इंटरनली बहुत खराब है, क्योंकि चाइना अभी कुछ डेटा रिलीज करा 60,000 उनके वहाँ पे डेथ्स हुई। बट एक्चुअल में कुछ जो वेस्टर्न मीडिया है वो बताता है कि 6 लाख तक डेथ्स यहाँ पे चाइना में हो गई है। सो बहुत स्थिति यहाँ पे खराब है। सो ऐसे में चाइना भी यहाँ पे इज इन कंटिन्यूअस टच विद श्रीलंका। सो यहाँ पे इंडिया ने क्या किया है, अगर देखते हैं श्रीलंका की स्थिति, सबसे बड़े जो उसके बिजनेस जिससे करता है या लैंडर्स जो है, दैट इज इंडिया, चाइना एंड जापान। सो अगर ये कलेक्टिवली अपनी बात रखते हैं और IMF को अपना अश्योरेंस देते हैं कि हम ट्रेड करते हैं और किसी भी तरीके का यहाँ पर जो है डिफॉल्ट नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पे 2.9, क्योंकि मैंने जैसे बोला श्रीलंका की भी स्थिति खराब है, तो श्रीलंका को भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए। तो $2.9 बिलियन का उनको सैंक्शन चाहिए, लगभग $1 बिलियन का यहाँ पे
IMF से, तो उसी के लिए इंडिया ने अपनी ओर से अश्योरेंस दिया है। और अब अगर चाइना और जापान ये सब भी अश्योरेंस दे देते तो इसको ये चाइना को फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे, सॉरी श्रीलंका को फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे मिल सकती है। सो इसी के लिए यहाँ पे बैकिंग श्रीलंका इंडिया सेंस फाइनेंसिंग अश्योरेंसेस टू IMF। और ये कब हुआ है? जब 19 और 20 को हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्रीलंका जाने। ठीक है, आई होप ये समझ आ गई होगी न्यूज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस द सिटी पार्ट, दिस वी कैन स्किप। ओके, ये एक छोटी सी न्यूज़ है बट इंपॉर्टेंट है। दिस इज बेसिकली अबाउट द इंसिडेंट विच हैड हैपेंड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। सो इन जोशीमठ कोरस ऑफ NTPC गो बैक ग्रोज लाउडर। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि जोशीमठ का इशू हमें ऑलरेडी पता है कि काफ़ी सारी जो बिल्डिंग्स है, काफ़ी सारे जो रोड्स है, उसमें बहुत ज़्यादा क्रैक्स है। उसके बाद यहाँ पे सरकार कोशिश कर रही है कि जो लोग हैं उनको सेफ प्लेसेस में यहाँ पे ले जाया जाए और चीज़ों को ठीक किया जाए। सो इन द सेम वे NTPC जो है, दैट इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, उसके द्वारा काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चलाए जा रहे थे। तो अब यहाँ पे लोगों में इतना गुस्सा है, स्पेशली टुवर्ड्स स्पेशली अगेंस्ट NTPC। तो NTPC गो बैक के वहाँ पे नारे लग रहे हैं और इवन जो स्लोगन्स भी रेज किए जा रहे हैं और इवन कुछ बिलबोर्ड्स है उसमें ये सब चीज़ें NTPC गो बैक यहाँ पे लिखा भी है। तो उससे ये दर्शाता है कि लोगों में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो NTPC इतने समय कर रहा था या जिस तरीके से काम कर रहा था, अब यहाँ पे ऐसी स्थिति, स्पेशली आफ्टर दिस क्रैकडाउन व्हिच हैड हैपेंड इन जोशीमठ, अब लोग बहुत अगेंस्ट में आ चुके हैं किसके खिलाफ? NTPC के खिलाफ। चलिए, ओके, देन विल मूव डायरेक्टली टू द एडिटोरियल पार्ट। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग 3 एडिटोरियल्स एंड 2 ओपिनियंस। ओके, सो द फर्स्ट एडिटोरियल, so what the title says, the illogical rejection of the idea of South Asia। so यहाँ पे ऑथर ने इस चीज़ से शुरुआत करी है कि क्लाइमेट चेंज और स्पेशली एयर पोल्यूशन में, एयर पोल्यूशन की जो इंडेक्स यहाँ पे रिलीज की गई थी उसमें साउथ एशिया की जो कह सकते हैं अगर 10 सबसे वर्स्ट अफेक्टेड सिटीज़ है या सबसे ज़्यादा जो पोल्यूटर है सबसे, तो उसमें 9 सिटीज़ आर देयर। और जिस तरीके से अभी अगर, और भूटान का यहाँ पे एग्जांपल दिया कि जितना यहाँ पर पैरामीटर सेट किए गए हैं, जितनी यहाँ पर जो कह सकते हैं कि डेडलाइंस है कि आपको इससे ज़्यादा यहाँ पर जो है पोल्यूटेंट्स यहाँ पर नहीं फैलाने, बट भूटान की स्थिति देखिए, बाकी दूसरे देशों की स्थिति देखिए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर खराब है। सो यहाँ पे जो मैं आपको बताया था, भूटान ने जो न्यूज़ है, दैट इज वन सरप्राइजिंग स्टडी इन भूटान फाउंड दैट द एवरेज PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम 2018-20 वाज 3 टाइम्स एज पर WHO। मतलब WHO ने जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स की थी उससे लगभग बहुत ज़्यादा यहाँ पर भूटान के द्वारा भी इस तरीके का यहाँ पर पोल्यूटेंट फैलाए जा रहे हैं और एयर पोल्यूशन है। सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एडिटोरियल का अगर हम क्रक्स समझें तो बेसिकली ऑथर यहाँ पे क्या बोलना चाहती है कि जब हम बात करते हैं कि हमको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काम करना है, या जब हम बात करते हैं हमको एयर पोल्यूशन या जितना इश्यूज यहाँ पे हो रहे हैं उस पर काम करना है, तो सबसे पहला यहाँ पे हमारे लिए ये काम आता है कि हम इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जब जाते हैं तब हम कलेक्टिवली बात करते हैं कि हमें यहाँ पे काम करना है। द बेस्ट एग्जाम्पल व्हाट द ऑथर है साइटेड इज अबाउट द COP27 जो लास्ट ईयर ही हमने देखा था, शर्म अल शेख इजिप्ट में हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग, राइट। तो वहाँ पे सबने क्या रिएटरेट किया, सबने अपने एस्पिरेशंस यहाँ पर रखे। बट जब आप कोई एक लॉन्ग टर्म टारगेट सेट करते हैं या इंडिविजुअल कंट्री का टारगेट सेट करते हैं तब आप खुद काम करते हैं। बट जब आप आपकी स्थिति देखते हैं साउथ एशिया की, तो कितने सारे देश आते हैं और उन देशों की क्या स्थिति है इन टर्म्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो जब आप बात कर रहे हैं इंटरनेशनल फोरम्स में जाके, उसके पहले आप अपनी एक रीजनल ग्रुपिंग जो है, या तो उसको एक अलग से एक नई ग्रुपिंग बनाएं साउथ एशिया की। आसियान की यहाँ पे बात की गई, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, सार्क की बात की गई, राइट। तो जब आप वहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी बात रखते हैं, द सेम वे अगर आप इंडिविजुअली भी काम कर रहे हैं अपने देशों में, तो जो एरिया है अपना साउथ एशिया, उसमें एक ग्रुपिंग बनाई है, एग्जिस्टिंग जो ग्रुपिंग्स है ऐसा ऑथर का मानना है, तो उसमें आप अपनी बात रखेंगे कैसे आप क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या एयर पोल्यूशन जितना हो रहा है उसके लिए रोकथाम के लिए आप काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये व्हाट द ऑथर इज साइटेड कि आपके इंडिविजुअली साउथ एशिया की जो कंट्रीज है, इंडिया, पाकिस्तान, बहुत सारे देशों की यहाँ पे ऑथर ने बात की, उनके जो इंटरनल टेंशन है, उनके आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, वही अपने आप में बढ़े कि इन देशों को साथ में दे आर नॉट एबल टू सेट, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज, राइट। एंड ऑथर ने ये भी बोला, ऑन वन साइड व्हेन इंडिया टॉक्स अबाउट सिटिंग ऑन और टॉक्स विद रिस्पेक्ट टू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, एंड ऑन द अदर हैंड सार्क की मीटिंग में इंडिया और पाकिस्तान आज लगभग 10 साल हो गए साथ में नहीं आए, राइट। तो ऑथर ने और भी देशों के इसी तरीके के एग्जांपल्स दिए कि ये जो इश्यूज है स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज, वो तभी का हो सकता है जब सब देश साथ में। यहाँ पे BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट की बात की गई,
जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हुआ था। हालांकि इसमें भूटान ने इसमें बैकआउट कर दिया था, बट BIN एग्रीमेंट जो है बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल का, वो अभी कंटिन्यू उस पर काम हो रहा है। सो यहाँ पे ऑथर ने बहुत सारी चीज़ें बताई, बट इस पर्टिकुलर एडिटोरियल का क्रक्स अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर की भी बात की गई कि जब से ये वॉर हुआ है स्पेशली फ्यूल, फर्टिलाइजर्स, वो इशूज़ भी हुए। बट ऐसे में क्लाइमेट जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और जिस तरीके से ओजोन लेयर, यहाँ पे बहुत सारी उन चीज़ों के बारे में बात बताया, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स, तो उन सब के लिए यहाँ पे कलेक्टिवली अगर हम काम करें और स्पेशली रीजन वाइज काम करें तो और बेटर सिचुएशन होगी, बिकॉज इंडिविजुअल लेवल पे इतने कोई इफेक्टिव रिजल्ट्स अभी हमें देखने को मिले नहीं। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो प्रोमिसेस है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज जो प्रोमिसेस करते हैं वो उनको खुद फुलफिल नहीं कर पाते। यहाँ पे ऑथर ने एक चीज़ और बोली, यहाँ पे ऑथर ने G72 की यहाँ पे बात की कि यहाँ पे ये जो ग्रुपिंग है वो भी अपने आप में यहाँ पे बात करता है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, अभी जिस तरीके से इंडिया ने जो ग्लोबल साउथ समिट है उसकी बातचीत की, तो उन सब चीज़ों के बारे में कि डेवलपिंग कंट्रीज़ भी अपने आप में बहुत बड़ा इशूज़ फेस कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ऑथर का ऐसा मानना है कि हमें यहाँ पे साथ में आना पड़ेगा अगर हम कलेक्टिवली यहाँ पे काम नहीं करेंगे। सॉरी, नॉट G72, G77 की बात की गई। सो बेसिकली G77 क्या है, एक ग्रुपिंग है डेवलपिंग नेशंस का। और हालांकि जब वो स्टार्ट हुआ था देन इन द ईयर 1964, तब उसमें 77 कंट्रीज आ गए। करंटली देयर 134 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ G77। तो इंडिया ने जिस तरीके से अभी 13 और 14 जनवरी को एक वर्चुअल समिट रखी, इंडिया भी G20 का प्रेसिडेंट भी है, तो ऐसे में एक कलेक्टिव वॉइस वहाँ से आई कि उनके क्या इशूज़ है, उनको इंडिया ने यहाँ पर ध्यान रखा। बट यहाँ पे ऑथर ने ये भी बोला कि G77 कंट्रीज़ के जो इशूज़ है स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ के, उनमें भी क्लाइमेट चेंज एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। और इन सब चीज़ों पे इंडिया तभी यहाँ पर काम कर सकता है, या सभी देश कलेक्टिवली स्पेशली साउथ एशियन रीजन में इशूज़ है वो तभी सॉर्ट हो सकते हैं जब ये लोग साथ में आके बैठ के बात करें, और तभी कोई सोल्यूशन यहाँ पे दिख सकता है। इसी के साथ साथ ऑथर ने कुछ बाकी जो एग्रीमेंट्स है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है, RCEP की यहाँ पे बात की, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें इंडिया ने बैकआउट कर दिया था, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि चाइना भी इसका पार्ट है। और इसमें कुछ जो देयर वर सर्टेन प्रिंसिपल्स विच वर लेड डाउन इन दिस, उस पर इंडिया एग्री नहीं कर रहा था। तो उन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पे इंडिया ने कहीं ना कहीं इससे बैकआउट किया। ठीक है। सो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल का अगर हम क्रक्स समझें तो ऑथर का ऐसा मानना है कि जब आप बात करते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आप जाके वहाँ पे अपनी बातचीत रख रहे हैं, तो एटलीस्ट आप रीजनल ग्रुपिंग बनाएं, या ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ग्रुपिंग्स है उसमें आप साथ में काम करें, सो दैट और बेटरली यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो सके। ठीक है। देन सेकेंड एडिटोरियल हम देख लेते हैं। What the title of the second editorial says, New Free Food Grain Scheme as an Illusion Double Speak। So यहाँ पे ऑथर का मानना है कि ऑथर ने जो स्टार्ट किया है वो एक बुक से, जॉर्ज ऑरवेल की जो बुक है एनुअल फार्म, उससे किया है कि किस तरीके से काम खुद नहीं करना और एक तरीके से डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, या लोगों से काम करना, उससे शुरुआत करी। अल्टीमेटली यहाँ पे ऑथर का ये मानना है कि पहले क्या होता था, लगभग 27-28 मंथ्स के लिए हमारे देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन होता था। वो चला लगभग अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो गया दिसंबर 2022। अब क्या कर दिया सरकार, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत 5 kg ऑफ व्हीट शुरुआत कर दी, जो पहले भी 2014 से होता था। ऑथर ने बताया कि वो यूपीए के टाइम से था। पहले क्या होता था कि एक फैमिली को, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 5 पर्सन आर देयर, स्पेशली इन द यूपीए रीजन एज पर ऑथर, कि देयर आर 5 पीपल, सबको 5-5 किलो वीट मिलता था, तो 25 kg वीट उनको मिल सकता था। और 3 रुपीज़ जो प्राइस है एज पर NFSA, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे जो 75 रुपीज़ में 25 kg यहाँ पे वीट मिल जाता था, ऐसा ऑथर ने बताया। बट अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि अ फैमिली विल नाउ हैव टू परचेज द रिमेनिंग 25 kg फ्रॉम द मार्केट एट द चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस। कि अब जो सिचुएशन है, अब आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में तो 5 किलो मिल रहा है पर फैमिली। तो ये चीज़ ऑथर ने इस चीज़ से शुरुआत करी। बट आगे यहाँ पे ऑथर ने बोला कि बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, आप फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहले आपका नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत चल रहा था, और अब आपने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत किया। बट यहाँ पे इससे अल्टीमेटली हुआ क्या कि आपने कहीं ना कहीं ऑथर के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स को साधने के लिए, क्योंकि 2023 में लगभग 9 राज्यों में चुनाव है, देन फिर आप 6 से 8 महीने बाद फिर इसमें कुछ चेंज कर दो, क्योंकि 2024 में लोकसभा इलेक्शन है। और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी ने उठाया एज पर ऑथर, कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इनको लैंडस्लाइड विक्ट्री यहाँ पर मिली।
तो इसी वजह से यहाँ पे ऑर्डर के अकॉर्डिंग कि ये जो स्कीम्स है उसको कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसको एक पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की जा रही है, उसका पॉलिटिकल बेनिफिट यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज उठाना चाह रही है, स्पेशली बीजेपी, ऐसा ऑर्डर का मानना है। सेकंड चीज, ऑर्डर ने जो राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसको उसके बारे में बताया कि वो जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि हमको डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ना है, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे सरकार कहीं ना कहीं दरकिनार कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है एज पर ऑथर एज वेल, तो उन्होंने यहाँ पर बोला कि सरकार को कैसे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, उन सब चीज़ों पर काम करना चाहिए रादर देन गिविंग दीज रेवडीज, बिकॉज ऑर्डर के अकॉर्डिंग रेवडी कल्चर के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि वो अपने आप में गलत है और एक गलत चीज़ है, बट जब आप खुद ही अगर नेशनल फूड ग्रेन के तहत अगर इस तरीके से ग्रेन्स का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो भी तो एक रेवड़ी में ही आता है और आप उसको पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं उसके लिए, ऐसा ऑर्डर ने बोला। प्लस ऑर्डर ने एक चीज़ और बोली, हाँ ये बात भी है कि इसको बंद नहीं कर सकते क्योंकि ये एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है, नेट है, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि जब से कोविड हुआ है और उसके बाद जो सिचुएशन आई है, इकोनॉमी की जो हालत है, तो उन सब चीज़ों की ऑर्डर ने यहाँ पर बात की। बट ऑर्डर का जो मेन टाइटल है दैट इज न्यू फ्री फूड ग्रेन स्कीम इज एन इल्यूजन डबल स्पीक। तो बेसिकली उनका मानना है कि पहले जो स्कीम थी और वो पहले भी चल रही थी, अब बस उसका नाम चेंज किया और उसके बाद अब फिर से वापस उसी को वापस से लाया गया और उसको वापस से उसके बारे में बात करने से क्या हुआ, एक थोड़ा सा और इसका जो नाम है बार बार प्रधानमंत्री के नाम से बहुत सारी स्कीम रखी जा रही, तो अल्टीमेटली जो बेनिफिट है हो सकता है कि वो इलेक्शन में बीजेपी को मिले, ऐसा ऑर्डर का यहाँ पर मानना है। चलिए फर्स्ट ओपिनियन पे आ जाते हैं। टुडे विल बी डिस्कसिंग वन ओपिनियन ओनली। So what the title says, hold off. China must withdraw the hold on listing of 4 other Pakistani terrorists. तो इसके बारे में हमने फर्स्ट पेज में भी डिस्कस किया। हुआ क्या था, 1 जून को जिस तरीके से 2022 को ये इंसिडेंट हुआ, इंडिया ने स्पॉन्सर किया, इंडिया और यूएस ने को स्पॉन्सर किया कि अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट यहाँ पे दर्जा दिया जाए, बट चाइना ने मना कर दिया और अलॉन्ग विद 4 अदर टेररिस्ट एज वेल। अब यहाँ पे जिस तरीके से चाइना का ये स्टेटमेंट आता है कि हम ये जो होल्ड हमने लगा रखा था उसको हम बैकआउट कर रहे हैं और अब इस टेररिस्ट को यहाँ पे ब्लैकलिस्ट किया जाए या इसके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे, ग्लोबल टेररिस्ट ठहरा दिया जाएगा अंडर द कमिटी UNSC 1267। तो यहाँ पे ऑर्डर का ऐसा मानना है कि ये दर्शाता है कि इंडिया की डिप्लोमेसी किस तरीके से काम कर रही है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। रीजन भी कि इंडिया ने कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया, स्पेशली कीपिंग इन माइंड चाइना, क्योंकि चाइना के साथ जो हमारे इश्यूज है वो चल ही रहे, बट फिर भी चाइना की ये जो डिसीजन आता है ये अपने आप में एक बहुत हमारे देश के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है कि चाइना भी कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी को कहीं ना कहीं मान रहा है। प्लस सेकेंड थिंग यहाँ पे जो बोली ऑर्डर ने कि इसके अलावा जो बाकी 4 टेररिस्ट हैं उनका भी यहाँ पे नाम दे रखा है, तो उनके खिलाफ भी जल्दी चाइना को यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था कि देयर वर 5 पीपल 5 टेररिस्ट जिसको इसके लिए जो रेजोल्यूशन है वो लाया गया था, बट उसको यहाँ पे रोक दिया गया था बाय चाइना। तो अब ऐसे में चाइना के द्वारा ये जो डिसीजन आया वो वेलकमिंग है, बट इन कमिंग टाइम्स वी वांट कि बाकी जो और टेररिस्ट है 4 उनके खिलाफ भी इसी तरीके का एक्शन यहाँ पे चाइना के द्वारा लिया जाए, ऐसा ऑर्डर का मानना है इस पर्टिकुलर ओपिनियन में। Okay, then we'll see another editorial. So what the title says, okay, duopoly concerns loom large in the telecom sector. So यहाँ पे बात की गई है टेलीकॉम सेक्टर की। टेलीकॉम सेक्टर के बारे में अगर हम समझें तो टेलीकॉम सेक्टर में बेसिकली देयर आर 3 मेजर प्लेयर्स इन आवर कंट्री। फर्स्ट इज रिलायंस जियो, सेकंड इज भारती एयरटेल एंड थर्ड इज वोडाफोन आइडिया। लास्ट ईयर सरकार ने क्या किया था कि जो स्थिति टेलीकॉम सेक्टर की जो कंपनीज है, स्पेशली वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल, इन दोनों जो कंपनीज इनकी स्थिति खराब थी क्योंकि मार्केट शेयर धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा था। वोडाफोन आइडिया का तो मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा था और वो जो शिफ्ट है वो कहाँ जा रहा था, रिलायंस जियो पे। रिलायंस जियो का मार्केट शेयर अगर अभी की सिचुएशन हम देखते हैं दैट इज नियरली 40% इन द टेलीकॉम सेक्टर। सो डुओपोली का मतलब यहाँ पे ये होता है कि देर आर ओनली 2 sellers in the market. First one is monopoly, जहाँ पे सिंगल सेलर इज देयर, यू डोंट हैव एन ऑप्शन, जो सिंगल सेलर है आपको उससे परचेज करना पड़ेगा। प्राइस में कंपटीशन नहीं रहता, प्राइस में कहीं ना कहीं एक मोनोपोली सी क्रिएट हो जाती है और जो प्राइस वो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज चार्जिंग, दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी इज चार्जिंग, वो आपको देना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, फ्री हमारा जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, हमारी सरकार, सब ये चाहते हैं कि मार्केट में कंपटीशन रहना चाहिए। कंपटीशन होगा तो उससे क्या होगा, हेल्दी कंपटीशन होगा तो लोगों को जो है बेटर प्रोडक्ट्स मिलेंगे, बेटर सर्विसेज मिलेगी, प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव मिलेगी और ऑप्शंस मिलेंगे। बट अनलाइक
ऐसे में अगर ऐसा हो कि ऑप्शंस ही नहीं है और अल्टीमेटली अगर सरकारों को इस तरीके से काम करना पड़े कि कंपनीज के पास एक मोनोपोली वाली सिचुएशन आ जाए तो वो अपने आप में खराब है, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पे जो सरकार लास्ट ईयर क्या कुछ रिफॉर्म्स 9 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यहाँ पे लेके आई थी इन टेलीकॉम सेक्टर, उसके तहत जो FDI था ऑटोमेटिक रूट का उसको बढ़ा के 100% कर दिया गया, और जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू था, जो पेमेंट था, लगभग 1,60,000 करोड़ का ड्यू स्पेंडिंग था इन कंपनीज का, टेलीकॉम सेक्टर का। तो जो जिन कंपनीज का ऑलरेडी शेयर डिक्रीज हो रहा है उनके ऊपर जो ऑलरेडी ड्यू है, अगर वो और सरकार ले लेगी तो वो कंपनी बंद ही हो जाएगी। इसी वजह से सरकार ने क्या डिसीजन लिया था कि हम इस तरीके के रिफॉर्म्स यहाँ पे लाना चाहते हैं ताकि फिर से काम हो सके। अब ये रिफॉर्म्स यहाँ पे क्या रिफॉर्म्स आए थे, रिफॉर्म्स के अंतर्गत इनको थोड़ा सा छूट यहाँ पर मिला था ताकि ये सर्वाइव कर सके। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे रिलायंस जियो में का जो डेट था, AGR का पेमेंट यहाँ पे वोडाफोन आइडिया नहीं कर पा रहा था, तो वोडाफोन आइडिया ने क्या किया, अपना स्टेक यहाँ पे गवर्नमेंट को भेज दिया, इक्विटी, लगभग 33% इक्विटी अभी यहाँ पे सरकार के पास है। अब आने वाले समय में अगर ऐसा हो कि वोडाफोन आइडिया भी अगर सिचुएशन बंद होने की कगार पे, अगर आप ये चार्ट्स देखेंगे नीचे तो आपको और समझ आएगा कि सिचुएशन वोडाफोन आइडिया की बहुत खराब है। तो अल्टीमेटली होगा क्या यहाँ पे, अल्टीमेटली ये होगा कि देयर विल बी 2 सेलर्स इन द मार्केट, 2 ही लोग, दैट इज रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल विल बी देयर इन द मार्केट। तो अल्टीमेटली अगर दोनों ने एक कार्टेल बना लिया, कार्टेल का मतलब होता है कि एसोसिएशन फॉर्म कर लिया दोनों कंपनीज ने, तो जो प्राइसिंग अभी हम दे रहे हैं वो सर्च भी कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि अल्टीमेटली दीज कंपनीज आर देयर टू अर्न प्रॉफिट्स, राइट, एंड उनका अल्टीमेट सोल पर्पस प्रॉफिट कमाना ही है, तो और मार्केट शेयर अपना इंक्रीज करना। तो 2 ही अगर कहीं ना कहीं कंपनीज रहेगी तो अपने आप में गलत है। तो इसी वजह से यहाँ पे हियर लास्ट ईयर वी हैव सीन दैट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि चेंजेस किए जाए और पॉलिसीज में रिफॉर्म्स लाए जाए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यहाँ पे लाए जाए, फंक्शनल रिफॉर्म्स यहाँ पे लाए जाए, so that ultimately these companies can survive, which is on the brisk of getting collapsed, so that the consumers can get a fair competition in the market, or the companies should have a fair competition so that the consumers can get a fair price, a good price and a good variety of products in the market as well. So इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए reforms in telecom sector is also important from an examination point of view. I hope ये समझ आया हो duopoly, monopoly, what is this terms? Monopoly is basically single seller, duopoly is 2 sellers in the market. Then another very important topic, इसके बारे में हमने कल भी थोड़ा डिस्कस किया था, पहले भी किया था, was the title series of this explained India's new proposal for migrant voting. यहाँ पे माइग्रेंट वोटिंग का मतलब केवल माइग्रेंट वोटर्स बेसिकली जो हमारे देश में, इंटरनेशनल वोटर्स नहीं, जो हमारे देश में देयर पीपल जो एक राज्य से दूसरे राज्य में है, और अगर हम 2011 का सेंसस भी देखते हैं तो देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ 37% जो दूसरे स्टेट्स में रहती है, राइट। बट यहाँ पे जो अभी सरकार ने कोशिश करी है, इलेक्शन कमीशन ने जो कोशिश करी कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का RVM का कॉन्सेप्ट लाया जाए। उसके अंतर्गत क्या होगा, सपोज इज ए पर्सन हु इज़ फ्रॉम बिहार, हु इज़ वर्किंग इन बेंगलुरु, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो सॉरी बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं उसका वोट वहाँ पे कर्नाटका में बेंगलुरु में जाके दे सकते हैं, वहीं पे उनकी सिटी में, उनको अपने वापस गृह राज्य यहाँ पे आने की आवश्यकता नहीं है। सो उससे होगा क्या, वोटर टर्नआउट रेशो बढ़ेगा। अभी तक हम देखते हैं तो जो वोटर टर्नआउट रेशो स्पेशली अभी इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शंस में या लोकसभा इलेक्शंस में देखते हैं 55%, 60%, 65% या मैक्सिमम 70% मोस्ट ऑफ द स्टेट्स और लोकसभा इलेक्शंस में हम देखते हैं। तो बाकी की जो पॉपुलेशन लगभग 30% जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उनको केटर करने के लिए यहाँ पे सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने कोशिश करी। अब इलेक्शन कमीशन यहाँ पे लेके आया तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जो EVM किस तरीके से काम करती है, VVPAT किस तरीके से काम करते हैं, और अब ये नया कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा, इसके लिए 16 जनवरी को एक पूरी मीटिंग यहाँ पर होनी थी। 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया था, 57 स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया था, बट दीज पार्टीज डिडंट टर्न अप। उन्होंने मना ही कर दिया कि बाकी का पार्टीज, द रूलिंग पार्टीज हैव सेड यस कि दे वेलकम दिस डिसीजन, बट जो अपोजिशन पार्टीज है स्पेशली कांग्रेस एंड अदर पार्टीज जो उनकी अलाइड पार्टीज है, उन्होंने इसके लिए मना कर दिया कि इसमें और ट्रांसपेरेंसी और चेंजेस लाने की आवश्यकता है, और सबसे पहले आप जो ऑलरेडी EVM में जो इशूज है उसको सॉल्व करो, उसके बाद ये कुछ नई चीज़ लेके आओ, ऐसा उनका मानना है। सो इसके तहत होगा क्या, सपोज एज आई टोल्ड यू दिस अ पर्सन हु इज लिविंग इन कर्नाटका और ही बिलोंग्स टू बिहार, सो ही इज वर्किंग देयर, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये वोट करने जाएंगे बिहार की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो एक जो वोटिंग मशीन होगी, रिमोट वोटिंग मशीन, उस पर 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे आप वोट कर सकेंगे। सपोज इज अ पर्सन हु इज ऑल्सो हु इज फ्रॉम राजस्थान और लोकसभा के इलेक्शन है, तो वो भी इसी VVPAT के थ्रू वोट कर सकते हैं, इसी वोटिंग मशीन के थ्रू। कैसे होगा ये,
आपको जो अपना आईडी कार्ड है वो एक क्यूआर कोड के थ्रू स्कैन होगा और वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू क्या होगा कि सपोज मैंने मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी अजमेर डिस्ट्रिक्ट डाल दी राजस्थान में, तो अजमेर से जितने भी कैंडिडेट्स हैं लोकसभा इलेक्शन से उनकी पूरी आ जाएगी लिस्ट और अल्टीमेटली मैं वोट दे सकूँगा। सपोज देयर इज अ पर्सन हु इज फ्रॉम मध्य प्रदेश हु इज लिविंग इन कर्नाटका, तो इन द सेम वे उनकी मध्य प्रदेश की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसके जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट पूरी आ जाएगी। तो उस तरीके से वो काम करने वाला है। तो आने वाले समय में हम देखेंगे किस तरीके से इस पर चेंजेस किया जाता है। इसको इनिशिएट किया गया बट अल्टीमेटली कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको अभी तक अपोज किया है। तो अगर इसको यहाँ पे लाया जाता है तो अल्टीमेटली हमारा जो वोटर टर्नआउट रेशो है या जो काफ़ी लोग हैं जो हमारे देश में वोट नहीं कर पाते वो अल्टीमेटली अपना जो वोट का मताधिकार है उसका प्रयोग यहाँ पे कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द बीजेपीज मीटिंग विच हैड हैपेंड, नेशनल मीटिंग जो इनकी होती। देन दिस इज अबाउट डिफेंस। इंडिया रशिया बिगेन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ AK-203 असॉल्ट राइफल्स इन उत्तर प्रदेश अमेठी। सो हमें पता है कि हम डिफेंस सेक्टर में स्पेशली आत्मनिर्भर भारत की तरफ यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो नॉट ओनली डिफेंस में हम केवल प्रोक्योरमेंट्स कर रहे हैं या केवल इंपोर्ट कर रहे हैं, हम हमारे देश में बना रहे हैं। जिस तरीके से ब्रह्मोस का हमने इवन एक्सपोर्ट भी किया और बाकी सारी चीज़ें। तो इन द सेम वे AK-203 जो राइफल्स हैं उनकी हमने जो डील साइन करी है इंडिया और रशिया के बीच में, और उसका जो प्लांट है वो अमेठी इन उत्तर प्रदेश यहाँ पे सेटअप किया गया। अब इसके अंतर्गत यहाँ पे क्या हुआ कि इसकी शुरुआत कर दी गई है और ऐसा टारगेट है कि 6 लाख AK-203 राइफल्स यहाँ पे इसके तहत बनाई जाएगी और लगभग 10 साल का इसमें समय लगेगा, 128 मंथ्स का। बट अल्टीमेटली इससे जो हमारे जवान हैं और जो हमारी पुलिस फोर्सेज है, आर्म फोर्सेज है, उसको डेफिनेटली यहाँ पे इससे बहुत मदद यहाँ पे इस पर्टिकुलर AK-203 राइफल से होगी। उनकी जो स्ट्रेंथ है उसमें और बूस्टिंग यहाँ पे होने वाली इससे। तो अगर ये एग्जाम में आता है हमारे कि कौन से देश के साथ हमने डील साइन करी है या किसका टेक्निकल कोलैबोरेशन यहाँ पे चल रहा है किसके साथ, दैट इज विद रशिया एज फार एज AK-203 इज कंसर्न। देन यहाँ पे चाइना का डेटा है कि किस तरीके से पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई और चाइना की जो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी थी, अब उसमें चेंजेस किए गए। एंड सेकंड इज अबाउट अफगानिस्तान में एक अच्छी बात है कुछ NGOs यहाँ पे काम कर पा रहे हैं, स्पेशली उसमें वुमेन्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पा रही है। एक जो न्यूज़ है इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था, दैट इज नेपाल क्रैश, 2 more bodies found, search on for the last one। सो यहाँ पे नेपाल का जो हमने कल हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में 17 जनवरी के डिस्कस भी किया था कि नेपाल में जिस तरीके से ये प्लेन क्रैश हुआ और जितने भी 72 जो मेंबर्स थे उसमें 68 जो पीपल दे वर ऑन बोर्डिंग एंड 4 वर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्रू, तो उन सबकी इसमें जान चली गई। सो अल्टीमेटली यहाँ पर हुआ क्या है कि नेपाल की जो ब्लैक बॉक्स है उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। तो कल 2 और लोगों की यहाँ पर डेड बॉडी यहाँ पर मिली और एक लास्ट बॉडी को भी यहाँ पर ढूंढा जा रहा है। सो अल्टीमेटली अगर हम सिचुएशन देखें तो नेपाल में अटैक्स इस तरीके के जो प्लेन क्रैशेज है वो होते रहते हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था लगभग 30 ईयर्स, लास्ट 30 ईयर्स की अगर हम देखें तो 27 इस तरीके के अटैक्स यहाँ पे हुए हैं। और वो जो एरिया है, जो रीजन है स्पेशली वो जहाँ पे ये अटैक हुआ है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पर पहले भी कुछ कंसर्न रेज किए गए थे कि इस जगह अगर यहाँ पे हम इस तरीके का यहाँ पे सिचुएशन पूरा इसको बनाएंगे और एयरपोर्ट होगा तो वो एक थोड़ा सा दैट इज अंडर डिले की, मतलब ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे इश्यूज। और वैसे ही कुछ देखने को मिला लगभग हमें 15 दिन बाद ही उस पर्टिकुलर जो एयरपोर्ट है उसके इनॉग्रेशन के बाद। सो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया। येती एयरलाइंस का ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट था जब वो क्रैश हुआ पोखरा में, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी जो पहले जो इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी उसके जो लीडर्स थे उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, अपना रेजिग्नेशन दिया, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है 34 PTI मेंबर्स का। तो बेसिकली इमरान खान की गवर्नमेंट ये चाहती है कि इलेक्शंस हो और शहबाज शरीफ इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहते हैं। ओके, सो हियर आई कंक्लूड विद टुडेज एनालिसिस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।